अंगद सीरीज के तहत मध्यकालीन भारत इतिहास हम इसमें देखेंगे और यहाँ से मैक्सिमम प्रश्न आपके आते हैं इतिहास में। ठीक, कभी मध्यकाल से, कभी आधुनिक भारतीय इतिहास से। प्राचीन भारतीय इतिहास से कम प्रश्न अब बनते हैं, पहले कभी 10-15 साल पहले ज़्यादा प्रश्न वहाँ से बना करते थे। फिलहाल मध्यकाल भारतीय इतिहास में अगर हम आएँ तो पहला जो महत्वपूर्ण हम टॉपिक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं सल्तनत काल। लेकिन सल्तनत काल के भी पहले जो अरब और तुर्क आक्रमण हुए थे, जिसने आधार बनाया यहाँ पर दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा जानना होगा। तो भारत में अरब और तुर्क आक्रमण, ये भी आपको पढ़ना होगा। तो अरबों के आक्रमण की बात करें, क्यों करें? क्योंकि सबसे पहले मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में अरबी ही थे। अरब से ही जो मुस्लिम थे वही सबसे पहले भारत पर आक्रमण करते हैं, और इसकी जानकारी हमें चचनामा से, एक पुस्तक है, उससे मिलती है, जिसके रचनाकार के बारे में पता नहीं है। ठीक है, अज्ञात है इसका रचनाकार। एक और है फुतुह अल बलदान, जिसके बारे में एग्जाम में पूछा है, याद रखिएगा, फुतुह अल बलदान, जिसके रचनाकार हैं बलादुरी। कौन है इनके रचनाकार? बलादुरी। फुतुह अल बलदान चाहे तो लिख सकते हैं, आगे नाम आएगा, ऐसी बात नहीं है लिस्टिंग में। हम थोड़ा सा भूमिका आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट पढ़ेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा। इसी तरीके से पहला जो अरब आक्रमणकारी होता है दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम होता है। ठीक, अरब ने सबसे पहले आक्रमण किया, मतलब अरब से प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी आए, और उनमें जो पहला रहा मोहम्मद बिन कासिम रहा। 712 ईस्वी में आक्रमण किया और इसने सिंध पर विजय प्राप्त की। ठीक, जिसको रावर का युद्ध भी कहते हैं, प्रसिद्ध रावर का युद्ध। इसने वहाँ के शासक दाहिर को पराजित किया था। अब तुर्क आक्रमण पर आइए तो सब हम गजनबी शासकों की बात करते हैं। वहाँ पे अलप्तगीन एक शासक था जो कि गजनी वंश का संस्थापक था, जिसने स्वतंत्र तुर्क राज्य की स्थापना की थी। इसी का पुत्र था सुबुक्तगीन, वही प्रथम आक्रमणकारी था भारत में। और उसके बाद महमूद गजनी या गजनबी भारत पर प्रभावी आक्रमण करता है। 998 से 1030 ईस्वी के बीच कई आक्रमण करते हैं, कई में इसको हार भी मिलती है, लेकिन विजय भी काफ़ी में मिलती है। इसके आक्रमण का उद्देश्य जो था वो राज्य करना नहीं था, बल्कि धन लूटना था भारत में। ठीक, बहुत सारे खजाने उसने सोने आदि लूट लिए मंदिरों के और लोगों के। औरतों, माता बहनों की आबरू लूटी उस समय, और लोगों की हत्या भी काफ़ी मात्रा में की। इसने, कहा जाता है कि आक्रमण, अगर संख्या की बात करें तो 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य तक इसने 17 बार आक्रमण किए भारत में। ठीक है, कब से कब तक? 1000 से 1027 ईस्वी तक इसने 17 आक्रमण किए। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी इसी का गुलाम था, जिसे ये छोड़ कर गया था भारत में कि लो अब तुम यहाँ पर, हम तुमको शासक बनाकर जा रहे हैं। इसके जो पूर्वज थे मोहम्मद गौरी के, वो गजनी के सामंत थे। बाद में मोहम्मद गौरी इसका गुलाम हुआ। इसका जो मूल स्थान था, जो मोहम्मद गौरी का पूछता भी है, अफ़गानिस्तान में है। गौर प्रदेश उसको कहते थे, उसी के नाम से इसका गौरी नाम पड़ा था, मतलब गौरी जो टाइटल पड़ा था। 1173 ईस्वी में ये सिंहासन पर विराजमान होता है अपने गजनबी साम्राज्य के, जो यहाँ पर छोड़ कर गया था वो। और पहला आक्रमण जो भारत पे मोहम्मद गौरी करता है 1175 ईस्वी में करता है। कहाँ पर करता है? मुल्तान और कच्छ पर करता है। ठीक है, 1178 ईस्वी में फिर आक्रमण करता है। कहाँ पर करता है? गुजरात पर आक्रमण करता है, पाटन में, जहाँ पर भीम द्वितीय राजा रहता है और इसको मार के भगा देता है। ठीक, और ये गौरी की पहली पराजय थी 1178 ईस्वी वाली। मोहम्मद गौरी के जो सबसे ज़्यादा चर्चित युद्ध हैं पृथ्वीराज चौहान के साथ, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। प्रथम युद्ध में आपको पता है पृथ्वीराज चौहान विजयी रहता है, 1191 ईस्वी में होता है तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में रहता है। पृथ्वीराज चौहान इसमें दुर्भाग्यशाली रहते हैं और पराजित हो जाते हैं। मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। कई किंवदंतियों में यह भी है कि ऐसा नहीं होता है, पृथ्वीराज चौहान इसको मौत के घाट उतार देते हैं। हालांकि बाद में
उनको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है, क्योंकि वो गिरफ्त में इसको मारते हैं। फिलहाल मोहम्मद गोरी जब इसमें विजयी हो जाता है जयचंद की मदद से, दिल्ली में इस तरह से ये गौर साम्राज्य की स्थापना करता है। ठीक, इसके बाद एक और युद्ध लड़ता है मोहम्मद गोरी, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, और यहाँ पे बड़ा ताकतवर बन के उभरता है, जयचंद को ये पराजित करता है। अंतिम अभियान जो इसका रहता है वो रहता है 1205 ईस्वी में पंजाब के खोखर जाति के विरुद्ध। ठीक, जहाँ पर इसको हार का सामना करना पड़ता है। खोखरों से हार के बाद मोहम्मद गोरी अपने एक दास कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली में छोड़कर जाता है वहाँ के शासन को संभालने के लिए। हालांकि उसके और भी मोहम्मद गोरी के दास होते हैं, लेकिन उनके बारे में जानना आपको जरूरी नहीं है। जैसे नसीरुद्दीन कुबाचा था जिसको मुल्तान दिया था उसने, ताजुद्दीन यलदौज था जिसको गजनी दिया था उसने, बख्तियार खिलजी था जिसको बंगाल सौंपा था उसने, और बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित है उसमें विनाश किया था, उसको जलाया था। इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक जो रहता है, जिसको लाहौर और दिल्ली सौंप कर जाता है, इसने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की 1206 ईस्वी में। तो इस तरीके से गुलाम वंश क्यों? क्योंकि इसके ज़्यादातर शासक गुलाम थे। हालांकि गुलाम वंश से ज़्यादा अच्छा है मामलुक वंश। मामलुक वंश मतलब ऐसे दास जो सैनिक के रूप में कार्य करते हों। ठीक, उससे भी ज़्यादा अच्छा जो मतलब बेटर होगा, सर्वोत्तम अगर नाम दिया जाए गुलाम वंश को, इस वंश को, तो इसको अगर इल्बरी वंश कहें तो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि ज़्यादातर शासक, अगर कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर शासक इसके इल्बरी तुर्क ही थे। तो ये गुलाम वंश जो आप देख रहे हैं 1206 से 1290 ईस्वी तक सल्तनत काल का जो पहला वंश है, इसमें जो क्रम है ये क्रम आप याद रखिएगा। पहली बात तो इसका पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक रहता है। अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्श रहता है। ये शमसुद्दीन क्यूमर्श कैकुबाद का पुत्र होता है। इसी को क्यूमर्श को ही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी मार करके, हत्या करके 1290 ईस्वी में खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक, तो क्रम जो है याद रखिए। इसमें और भी लोग आएंगे बीच में, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक पहला शासक था। इसको लाख बख्श भी कहते थे। 1206 से 1210 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। इसके बाद आराम शाह 1210 में। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पहला शासक होता है और जो वास्तविक पहला सुल्तान माना जाता है या पहला वास्तविक शासक माना जाता है, जिसने शासक के रूप में शासन संभाला सल्तनत काल का, दिल्ली सल्तनत का, वह है इल्तुतमिश, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दमाद भी था और इनका गुलाम भी था। 1210 से 1236 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। इसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज आता है 1236 ईस्वी में। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1240, फिर बहराम शाह, फिर अलाउद्दीन मसूद, यहाँ पर नहीं दिया है, याद रखिए। रजिया सुल्तान के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह, इसका शासन होता है। ठीक है, बहराम शाह के बाद। उसके बाद आता है नसीरुद्दीन महमूद, यहाँ पर दिया नहीं है, नसीरुद्दीन महमूद का शासन आता है। इतना महत्वपूर्ण शासक नहीं रहता है वो। ठीक, उसके बारे में कहा जाता है कि ये जो है अक्सर जो है ये बहुत ज़्यादा धार्मिक था और राजकाज में कम रुचि लेता था। इसका जो दामाद था बलबन, बहुत प्रभावशाली था। इल्तुतमिश के बाद सबसे ज़्यादा प्रभावी और जिसने आमूल चूल परिवर्तन किए, अमीरों का जो प्रभाव था उसको समाप्त किया। जो तुर्काने चिलहगानी, जिसकी स्थापना इल्तुतमिश करता है, 40 सरदारों का, अमीरों का जो ग्रुप रहता है, उनका प्रभाव काफ़ी, चूँकि शासन पे बलबन भी उनका अंग रहता है, देखे रहता है, उनके प्रभाव को समाप्त करता है। वो आते ही सत्ता पे केंद्रीकृत शासन प्रणाली ये शुरू करता है। 1265 से 1287 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी कैकुबाद का शासन आता है। ठीक है, कैकुबाद की मृत्यु हो जाती है स्ट्रोक से 1290 में, और क्यूमर्स शासक बनता है जो इसका छोटा सा पुत्र होता है
1290 ईस्वी में, और इसी को मार करके हमने आपको बताया कि जो जलालुद्दीन खिलजी है, खिलजी वंश की स्थापना करता है। ठीक, इसमें कुछ तथ्य जो हमने अरब और तुर्क आक्रमण के आपको बताए, कुछ तथ्य आप याद रखिएगा। क्या? पहला ये कि महमूद गजनवी के साथ कुछ इतिहासकार भी थे उसके इतिहास लिखने के लिए। किस किसने इतिहास लिखा महमूद गजनवी का? तो उतबी, उसने किताब उल यामनी लिखा, फिरदौसी जिसने शाहनामा लिखा, और अल बरूनी जिसने तहकीके हिंद लिखा। ठीक, किताबुल हिंद भी अल बरूनी ने लिखा, तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। इसके अलावा महमूद गजनवी ने पहला आक्रमण कब किया? तो 1000 या 1001 ईस्वी में। और जब उसने पहला आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही शासक था राजा जयपाल। उसके शासनकाल में, उसके राज्य में उसने आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर पे जो आक्रमण था उसका 16वां आक्रमण था, जिसकी अवधि 1025 ईस्वी बताई जाती, कहीं कहीं 1026 भी मिलती है। वहाँ तब सोमनाथ मंदिर ये किसके अधीन आता था उस समय? ये क्षेत्र भीम प्रथम वहाँ का शासक था, जो पराजित हो जाता है। एक मूवी भी आई, आप देख सकते हैं। मंदिर से धन की प्राप्ति इसको काफ़ी होती है, काफ़ी मात्रा में धन लूटता है, और मंदिर को काफ़ी नुकसान भी होता है। महमूद गजनवी का बहुत दिन इसके बाद चल नहीं पाता है, 1030 ईस्वी में इसका निधन हो जाता है। अब लौटते हैं फिर से गुलाम वंश में। गुलाम वंश के बारे में जैसा कि हमने बताया कि पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, 84 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। कुतुबुद्दीन ऐबक की उपाधि दोस्तों लाख बख्श की थी, ऐसा माना जाता है। ये लाखों का दान देता था, इसलिए इसका नाम लाख बख्श रहा। इसके अलावा मलिक और सिपह सालार की भी उपाधि इसने धारण की थी। मोहम्मद गौरी इसको उत्तराधिकारी के रूप में यहाँ पर छोड़कर गया था, उसका गुलाम था ये। इसकी राजधानी लाहौर थी प्रारंभ में, बाद में दिल्ली ट्रांसफ़र हो गई थी। इसका निधन 1210 ईस्वी में कहाँ पर? लाहौर में, ध्यान रखिएगा, लाहौर में चौगान खेलते समय हो गया था। इसका जो प्रमुख दरबारी विद्वान था हसन निज़ामी, इसके अलावा फ़क्र ए मुदव्विर, ये दोनों इसके दरबारी विद्वान थे। किसके थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के। इसने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए, जैसे कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में मेहरौली के पास, जो लौह स्तंभ है उसके पास ही ये मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, और कुतुब मीनार का इसने निर्माण कार्य आरंभ करवाया था, लेकिन पूरा नहीं करवा पाया, एक ही तल बनवा पाया। बाद में इल्तुतमिश ने 3 तल और बनवाए, उसको कंप्लीट किया, 4 मंजिला किया। उसके बाद ये क्षतिग्रस्त हुआ एक बार, तो अलाउद्दीन फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनरुद्धार भी करवाया, और पांचवा मंजिल उसने बनवाया। तो अब कितना है कुतुब मीनार में? कुल 5 मंजिल है। ठीक, इल्तुतमिश की बात करें, अब देखिए आराम शाह के बारे में ऐसा कुछ है नहीं बात, मुख्य जो कलाकार हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो इल्तुतमिश 1210-1236 ईस्वी, ये बदायूं का गवर्नर था शासक बनने के पहले। ठीक, और ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक या दिल्ली सल्तनत का पहला वास्तविक सुल्तान इसी को कहा जाता है। ठीक, इक्ता प्रणाली का आरंभ इसने किया था। इक्ता प्रणाली क्या थी? इक्ता के बारे में आपने सुना होगा, इक्ता बारे में पूछता भी है कि इक्ता प्रणाली क्या थी। इक्ता प्रणाली में भूमि आवंटन, ये राजस्व संबंधी, प्रशासन और राजस्व संबंधित एक व्यवस्था थी। इल्तुतमिश ने इसको शुरू किया था। इसमें क्या करता था? सुल्तान अपने जो अधिकारी होते थे, ठीक है, और जो योद्धा होते थे, युद्ध में भाग लेने वाले जो सैनिक होते थे, उनको भूमि के हिस्से सौंपता था। इन्हीं भूमि के जो हिस्से हैं इन्हीं को इक्ता कहा जाता था। इन इक्तादार भी कहते थे इनको, मुक्ति भी कहते थे। तो इन इक्तादारों या मुक्तियों को अपने क्षेत्र से राजस्व वसूल करने, स्थानीय कानून व्यवस्था बनाए रखने और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य टुकड़ी प्रदान करने की जिम्मेदारी मिलती थी। तो ये इनको अधिकार मिलते थे। और इस प्रणाली को इल्तुतमिश ने इस तरह से लागू किया था कि सामंतवाद के बजाय नौकर शाही प्रणाली, जो आज वर्तमान में आप देखते हो,
वो बने। तो इक्तादारों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर भी किया जाता था और उन्हें किसी तरह की कानूनी प्रतिरक्षा देने से इनकार कर दिया, मतलब अगर वो कुछ भी इधर उधर करेंगे तो उनको दंड भी मिलेगा। ठीक। तो इस तरीके से इसने दिल्ली सल्तनत के पूरे क्षेत्र को कई इक्ताओं में विभाजित कर दिया। इक्ता रखने वाले इक्तादार या मुक्ति कहलाते थे। कई बार आ चुका है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो नौकरशाही व्यवस्था से भी ये प्रणाली जुड़ी हुई थी। इल्तुतमिश के बारे में और बात करें तो इनका वजीर बहुत महत्वपूर्ण है, निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, जिसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई इनके शासनकाल में। देखिए, शासक जब सफल रहता है तो उसका जो मंत्री है ना, उसके कारण जो मुख्यमंत्री है या फिर जो उसका मुख्य सलाहकार है, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि उसी की सलाह को मानता है। राजा के पास इतना समय नहीं रहता है ना, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता है। इसने तुर्काने चिहलगानी की स्थापना की थी इल्तुतमिश ने। 40 अमीरों के दल को तुर्काने चिहलगानी कहते थे और बाद में देखा गया कि इन अमीरों का दखल जो है वो सत्ता पर काफ़ी बढ़ता गया। बलबन ने जाकर इनकी जो है बुद्धि ठिकाने लगाई थी बाद में, तुर्काने चिहलगानी को ख़त्म करके। इसने चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये सिक्के हैं, ये चलाए थे, चांदी का टका और तांबे के जीतल। और ये पहला तुर्क शासक था दोस्तों जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए थे। कि कौन? इल्तुतमिश। इसने राजधानी क्या थी, क्या की थी? दिल्ली स्थानांतरित की थी। इसकी उपाधि जो थी दोस्तों, सुल्तान आजम की उपाधि थी, और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। ठीक है। 1225 ईस्वी में बंगाल विद्रोह का दमन करता है, एग्जाम में आ चुका है, PYQ में। इसने कुतुब मीनार को पूर्ण करवाया था, 4 मंजिला करवाया था। 73 मीटर का कुतुब मीनार हो गया था इसके समय में। इसकी जो उत्तराधिकारी थी, इसने पहले ही सोच लिया था रजिया सुल्तान, लेकिन रजिया सुल्तान की जगह इसका जो पुत्र है, जो हमने आपको बताया, जिसका नाम था फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, वो बैठ जाता है। लेकिन जो अमीर रहते हैं उसको हटा देते हैं, रजिया सुल्तान उनकी जगह लेती हैं। ठीक। लेकिन बाद में इनका भी विरोध होता है और इनको भी अंततः मौत के घाट उतार दिया जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि डकैतों ने इनको मार दिया था, लेकिन ये गलत है, ये राजनीतिक हत्या ही थी। इसने कुछ निर्माण कार्य करवाए थे, जैसे कुतुब मीनार का निर्माण। इल्तुतमिश के मकबरे का निर्माण इल्तुतमिश ने स्वयं करवाया था दोस्तों, 1235 ईस्वी में। उसकी मृत्यु 1236 में हुई थी। उसके एक साल पहले ही इसने कुतुब मीनार जो परिसर है दिल्ली में, वर्तमान में उसका मकबरा है, जिसका निर्माण इसने स्वयं करवाया था। ठीक, ये याद रखिएगा। और इसका पुत्र था नसीरुद्दीन, उसकी याद में इसने सुल्तानगढ़ी के मकबरे का निर्माण भी करवाया था, जो कि महत्वपूर्ण एक स्ट्रक्चर है। रजिया सुल्तान अगली महत्वपूर्ण शासिका है, और इस रूप में भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थी, सल्तनत काल की पहली मुस्लिम शासिका थी और एकमात्र मुस्लिम शासिका थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश जान इस पे छिड़कता था। रजिया के महत्वपूर्ण जो कार्य थे, इसने पर्दा को त्याग करके कोट और टोपी ये पहनना शुरू कर दिया था, जिससे जो इस्लाम धर्म के उस समय प्रवर्तक हैं वो काफ़ी नाराज हो गए थे इससे। इसका जो विरोधी था दोस्तों, जो वजीर था इल्तुतमिश का, निज़ाम उल मुल्क जुनैदी, वो इसका परम विरोधी हो गया था। इसीलिए हमने बताया कि इसका नाम याद रखिएगा। इसका जो साथी था, जिससे कहा जाता है कि बहुत विश्वास पात्र था और बहुत सारे लोग आरोप लगाते थे कि संबंध था इसका इसके साथ, याकूत खां नाम था, जो कि अबिसिनियाई व्यक्ति था, अबिसिनिया का था। भटिंडा का जो गवर्नर था दोस्तों, अल्तूनिया, वो इसके समय में विद्रोह कर देता है और ये याकूत खां की हत्या करवा देता है। रजिया को बंदी बना लेता है और बाद में रजिया ने अल्तूनिया से ही विवाह भी कर लिया था। ठीक, बाद में विभिन्न जो परिस्थितियां बनी हो उस समय की, विवाह इसने अल्तूनिया से कर लिया था।
इसके भी रजिया सुल्तान के समय भी कुछ लेखक थे जो जिसको इसने संरक्षण प्राप्त कराया था, संरक्षण दिया था, जिनका नाम क्या था? मिनहाज अल सिराज, जिसकी पुस्तक है तबकाते नासिरी। याद रखिएगा, पूछा है कई बार किसके शासनकाल में, तो याद रख लीजिएगा। बलबन के बारे में बात करें, 1266-67 से 1286 ईस्वी तक शासन रहता है इसका। सुल्तान नासिरुद्दीन, नहीं शासन नहीं, 1286 तक ये जीवित रहता है, ठीक है। इसका नहीं, शासन ही रहता है, 1266 से 1286 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के नायब के रूप में ये कार्य करता है, और जो तुर्काने चिहलगानी है ना, उसमें भी वो कार्य किया होता है, तो इनकी सारी बदमाशी इसको पता रहती है। इसकी उपाधि उलूग खां थी, इसको उलूग 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 खां कहते थे लोग। इसके अलावा ईश्वर का प्रतिबिंब कहा जाने वाला जो उर्दू शब्द है जिल्ले इलाही, ये भी इसकी उपाधि थी। तो प्रश्न पूछता है जिल्ले इलाही किसकी उपाधि थी, किसने धारण की थी? बलबन ने। ये इलबरी तुर्क जाति का ये भी था, और ईरानी शहंशाह अफरसियाब का वंशज था, ठीक है। और इसने स्वयं घोषणा की थी कि ये ईरानी शहंशाह अफरासियाब का वंशज है, इसने स्वयं घोषणा की है। राजत्व का सिद्धांत बलबन से ही संबंधित है, कई बार पूछा है, जिसका प्रतिपादक स्वयं बलबन था, ठीक। और राजत्व का सिद्धांत मतलब राजा ईश्वर, मतलब अल्लाह का प्रतिनिधि है। इसने सिजदा, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए सिजदा और पैबोस प्रथा का प्रचलन किया था। सिजदा मतलब दंडवत प्रणाम करना, प्रणाम मतलब झुकना राजा के, सुल्तान के क्या कहते हैं, सम्मान में, और पैबोस प्रथा मतलब उसके पांव चूमना। तो इसका प्रचलन कराया था, दरबार में ये करवाता था। इसके अलावा एक ईरानी त्यौहार है नौरोज, इसका प्रारंभ इसने करवाया था। इसकी न्याय व्यवस्था बहुत फेमस थी। ये लौह और रक्त या रक्त एवं लौह की नीति का प्रारंभ इसने न्याय प्रणाली में किया था। इसका जो सैन्य संगठन या जो अन्य कार्य हुए जो प्रशासन में इसने किया, सबसे पहला तो मैंने बताया जो चालीसा दल था उसकी समाप्ति इसने कर दी, तुर्काने चिहलगानी की। गुप्तचर प्रणाली का प्रारंभ इस करता है, और गुप्तचरों को बरीद करता है। तो बरीद एक नया जो प्रणाली शुरू करता है अपने सैन्य संगठन के अंतर्गत ही। कौन करता है? बलबन। ये केंद्रीय किस सेना का संगठन करता है मजबूत करने के लिए शासन को? इसने एक सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी, और इसका जो अधिकारी होता था दीवाने आरिज होता था। क्यूमर्स की हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है। क्यूमर्स हमने आप ऊपर चर्चा की, अंतिम शासक था, 1290 ईस्वी में मारा जाता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक। देखिए पूरे आपको दिल्ली सल्तनत में सबसे कम अवधि तक शासन करने वाला जो वंश था खिलजी वंशी था, मात्र 1290 से 1320 तक, 30 वर्ष तक लगभग। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है खिलजी वंश का संस्थापक होता है। ये ईरानी फ़कीर सीदी मौला को मृत्युदंड की सज़ा देता है, जिसका एग्ज़ाम में पूछा भी गया है कि ईरानी फ़कीर सिद्दी मौला को मृत्युदंड की सज़ा कौन देता है? जलालुद्दीन खिलजी। ये बलबन की रक्त और लौह की नीति का परित्याग कर देता है। बलबन की रक्त और लौह की नीति की थोड़ी चर्चा हम आप कर लें कि वो अपने, इसमें ये था कि अपने शत्रु को या दुश्मन को पूरी तरीके से मारो और उसके बीवी बच्चों को गुलाम बना लो, ठीक। ये था एक प्रकार से, ताकि लोग भय खाएं इसके खिलाफ विद्रोह करने से। तो इसको जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने परित्याग कर दिया था। क्लीमेंसी जलालुद्दीन भी इसको कहा जाता है, अक्सर इतिहासकार क्लीमेंसी जलालुद्दीन भी इसके लिए लिखते हैं। क्या? क्लीमेंसी जलालुद्दीन। इस उपाधि से पता चलता है कि यह दयालु और सहिष्णु था, ठीक है। और इससे भी साबित होता है कि इसने रक्त और लौह की नीति छोड़ दी थी, शांतिपूर्ण शासन इसने करना चाहा था, ठीक। और
जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाने का इसने प्रयास किया था, स्टेटमेंट में आ सकता है। कठोर दंड से बचता था, यहाँ तक कि बहुत से ऐसे, जैसे कि उसका भतीजा मलिक छज्जू था, उसने जब इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था तब भी उसको हरा कर इसने कठोर दंड नहीं दिया था। इससे पता चलता है कि इसके अंदर सहनशीलता बहुत थी। ठीक है। इसकी राजधानी दोस्तों किलोखरी दिल्ली में है। दिल्ली के पास ही किलोखरी को इसने राजधानी बनाया था। इसकी उपाधि शाइस्ता खां की थी, जो क्यूमर्श के पिता कैकूबाद, उसने इसको शाइस्ता खां की उपाधि दी थी। बाद में क्यूमर्स की हत्या करके ये राजगद्दी बैठता है, और देखिए कितना विरोधाभास है। इतिहास लेखन पर सवाल उठते हैं कि इसको सहिष्णु शासक कहा गया। चलिए, फिलहाल हो सकता है गद्दी पाने के लिए कातिल बन गया हो, बच्चे का कत्ल कर दिया छोटे से। अलाउद्दीन खिलजी सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक, 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक इसका शासन रहता है, और इसमें ये जबरदस्त तबाही मचाता है। इसकी उपाधि सिकंदर सानी की रहती है, सिकंदर द्वितीय भी इसको कहते हैं। और ये सिकंदर जैसा अभियान चूंकि चलाता है, सिकंदर जैसा इसने अपनी महत्वाकांक्षा रखी थी, इसलिए सिकंदर द्वितीय कहते हैं इसको। इसका जो शुरुआती नाम था अली गुरशास्प था, और धर्म पर राज्य के नियंत्रण की स्थापना इसने की थी। अभी तक क्या था? राज्य पर धर्म का नियंत्रण था। इसने क्या किया? धर्म पर राज्य के नियंत्रण की स्थापना करने वाला ये पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसीलिए यही कारण है कि उलेमा बहुत नाराज हो गए थे इससे। इसके जो मुख्य सेनापति थे ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मलिक काफूर का नाम आता है, जिसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। इसको गुजरात अभियान जो था अलाउद्दीन का, उसके दौरान नुसरत खां से इसने खरीदा था। ठीक है, गुजरात अभियान के दौरान नुसरत खान से इसने खरीदा था। किसे? मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने। ऐसा भी विवरण मिलता है कि नुसरत खां, चूंकि वो भी अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ऐसा कहा जाता है कि इसने युद्ध के दौरान गुजरात अभियान में इसको पकड़ लिया था आक्रमण में, और पकड़ करके इसको गिफ्ट कर दिया था किसे? अलाउद्दीन खिलजी को। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में खरीद लिया था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसीलिए इतिहासकार ये भी लिखते हैं कई जगह कि मूलतः एक हिंदू था ये मलिक काफूर, और इसको नुसरत खान ने पकड़ के इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर दिया था। बाद में अलाउद्दीन खिलजी को गिफ्ट कर दिया था इसको। दूसरा जो महत्वपूर्ण इसका सेनापति था, नुसरत खां था। नुसरत खां की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, रणथंभौर अभियान के तहत हुई थी। तीसरा, आईने मुल्क मालवा परमार शासक महलक देव को जिसने पराजित किया था, आया भी है प्रश्न। जफर खां चौथा इसका महत्वपूर्ण सेनापति रहता है, जिसका मंगोल आक्रमण में निधन हो जाता है। तो मंगोल आक्रमण में इसके किस मुख्य सेनापति का निधन होता है? जफर खां का। मलिक का जो अमीर खुसरो हैं दोस्तों, इसके दरबारी कवि होते हैं, दरबारी इसका रहता है। पूछा भी ये प्रश्न, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी के। इसको उपाधियां भी देते हैं इसकी प्रशंसा में। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसमें भी दिखाया गया है। क्या उपाधि देते हैं अलाउद्दीन खिलजी को? जनता का चरवाहा, युग विजेता, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। ये सभी उपाधियां अमीर खुसरो द्वारा दी गई हैं अलाउद्दीन खिलजी को। दरबारी कवि के रूप में मशहूर अमीर खुसरो की रचनाएं हैं, आगे हम जिनका जिक्र देखेंगे, सूची होगी उसकी किताबों की। इसके राजनीतिक अभियान बड़े महत्वपूर्ण हैं और क्रम से अक्सर आ जाता है। तो उत्तर भारत की विजय और दक्षिण भारत की विजय, अगर हम चर्चा करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो जो उत्तर भारत की विजय है, सबसे पहले उसकी चर्चा हम कर लेते हैं। गुजरात पर यह आक्रमण करता है 1299 ईस्वी में, और वहाँ का शासक रहता है राय कर्ण, जो कि भाग जाता है डर करके, मृत्यु के भय से। उसके बाद रणथंभौर पर आक्रमण करता है 1301 ईस्वी में,
वहाँ का शासक हमीर देव रहता है, जो पराजित हो जाता है। याद रखिए, इसी क्रम में गुजरात पर आक्रमण 1299 में, रणथंभौर पर आक्रमण 1301 ईस्वी में। चित्तौड़ की विजय, चित्तौड़ पर भी विजय प्राप्त करता है 1303 ईस्वी में। वहाँ का शासक राणा रतन सिंह रहता है। इस अभियान में अमीर खुसरो भी साथ रहता है, ध्यान रखिए, चित्तौड़ वाले अभियान में। और इसकी जो इस पूरे चित्तौड़ की विजय की का जिक्र है, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में है। और पद्मावती यहीं की जो रानी रहती हैं, राजा राणा रतन सिंह की पत्नी रहती हैं, जिसकी कहानी आप सब जानते हैं। इसके बाद मालवा पर आक्रमण करता है 1305 ईस्वी में। वहाँ का शासक रहता है महलक देव, जो इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है 1305 में। फिर मारवाड़ पर आक्रमण करता है 1308 ईस्वी में, जहाँ का शासक रहता है शीतल देव, जो कि इससे पराजित हो जाता है। फिर जालौर पर आक्रमण करता है 1311 ईस्वी में, जहाँ का शासक कलहड़ देव रहता है, जो कि पराजित हो जाता है इससे। अलाउद्दीन की दक्षिण भारत की विजयों की बात करें तो देवगिरी पर आक्रमण करता है 1307 ईस्वी में। अर्थात उत्तर और दक्षिण दोनों को ले लें तो मालवा के बाद देवगिरी का आक्रमण आता है 1307 ईस्वी, फिर मारवाड़ का आक्रमण आता है 1308 ईस्वी। फिलहाल दक्षिण भारत की बात करें तो 1307 में देवगिरी पर आक्रमण करता है। वहाँ का शासक रामचंद्र पराजित हो जाता है। अलाउद्दीन द्वारा यहाँ पर राय रायन की उपाधि धारण की जाती है, ठीक है। बाद में हालांकि अलाउद्दीन उसको राज्य वापस दे देता है। होयसल 1310 ईस्वी में होयसल शासकों पर आक्रमण करता है द्वार समुद्र में, ये ठीक है, जहां का शासक उस समय वीर वल्लाल तृतीय रहता है और उसको भी यह हरा देता है। फिर वारंगल पर विजय प्राप्त करता है 1309 ईस्वी में। नहीं, पहले वारंगल होता है, फिर होयसल आएगा। वारंगल 1309 आएगा और होयसल 1310 में था। तो देवगिरी पर आक्रमण 1307 में, उसके बाद वारंगल पर आक्रमण 1309 में, जहां पर ही जो सबसे महत्वपूर्ण है प्रताप रुद्रदेव शासक रहता है और यहीं से मलिक काफूर को कोहिनूर हीरा की प्राप्ति होती है। फिर आता है होयसल द्वार समुद्र पे 1310 ईस्वी में आक्रमण, जहां का शासक वीर वल्लाल तृतीय रहता है, ठीक है। और होयसल के बाद, होयसल शासकों के बाद ये पांड्य राज्य पर आक्रमण करता है 1311 ईस्वी में, जहां का शासक रहता है वीर पांड्य। तो ये सभी अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय का क्रम है। अलाउद्दीन ने बहुत सारे सुधार कार्य भी किए थे शासन में, जैसे शासन का इसने भी केंद्रीकरण किया था और बलबन से भी ज़्यादा मजबूत शासन प्रणाली इसने स्थापित की थी। ये जो है धर्मनिरपेक्ष कानून अपने शासन में लागू करता है, जिसको जवाबित कानून कहते हैं। जवाबित क्या है? एक कानून है जो धर्मनिरपेक्ष है। ऐसा नहीं कि हिंदुओं के लिए अलग सजा, मुस्लिमों के लिए अलग सजा, नहीं। जवाबित कानून इसीलिए कहा जाता है इसके कानून को, धर्मनिरपेक्ष कानून था। इसने सैन्य सुधार के क्षेत्र में बड़े प्रयास किए, स्थायी सेना की व्यवस्था की, ठीक। इसके अलावा सैनिकों को नगद वेतन की व्यवस्था प्रारंभ की। घोड़ों को दागने की प्रथा, दाग और हुलिया प्रथा इसने प्रारंभ की थी। आर्थिक सुधार भी इसने बहुत सारे किए, जैसे वक्फ, धार्मिक कार्यों के लिए प्राप्त भूमि आजकल चर्चा में है, इसका इसने निर्माण किया, वक्फों का। मिल्क क्या है? मिल्क मतलब दूध नहीं, राज्य द्वारा जो संपत्ति प्रदान की जाती है, इनाम जो प्रदान किया जाता है, उसको मिल्क कहा जाता है। इसने उसकी शुरुआत की। खुद मुकद्दम, चौधरी, ये सब इसने समाप्त कर दिए थे। ये जो पद थे, खुद, मुकद्दम, चौधरी आदि समाप्त कर दिए थे। इसके समय जो युद्ध में लूटा हुआ धन था उसको खुम्स कहा जाता था। खुम्स का 1/5 भाग ये सेना को दे देता था और 4/5 भाग राजकोष में जमा हो जाता था। भूमि की माप के लिए इसने मसाहत, जो कि अधिकारी था, उसकी नियुक्ति की और इसके लिए उसने दीवाने मुस्तखराज की स्थापना की। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार नियंत्रण प्रणाली की इसने भी शुरुआत की। बाजार की बात करें तो खाद्य वस्तुओं से संबंधित बाजार को मंडी कहते थे, जो जहां कपड़ा उपड़ा बिकता था, वस्त्र बाजार, उसको सराय अदल कहते थे।
इसके अलावा घोड़ों, भेड़ों, बकरियों और गुलामों का भी बाजार इसके समय रहता था। अलाउद्दीन की मंत्रिपरिषद में दीवाने वजारत की स्थापना की, जिसका जो मंत्री होता था वजीर होता था। दीवाने रसालत की इसने स्थापना की, जिसका मंत्री जो विदेश मंत्री होता था, ये विदेश विभाग देखता था। दीवाने इंशा की इसने स्थापना की, जो शाही आदेश का पालन कराने के लिए जिम्मेदार होता था। ठीक, या फिर दीवाने इंशा शाही आदेश से संबंधित होता है। ठीक है। दीवाने आरिज ये सैन्य मंत्री होता था, सेना के काम धाम देखता था, सेना के ऊपर ये नियंत्रण करता था। बाजार नियंत्रण अधिकारी भी थे इसके, जैसे बरीदे मंडी जो बाजार निरीक्षक होता था, शहनाए मंडी जो बाजार अधीक्षक होता था, और दीवाने रिसालत या दीवाने रियासत जो बाजार नियंत्रक होता था। ये सब बाजार नियंत्रण अधिकारी इसके समय होते थे। इसके समय में कुछ शब्द प्रचलित हैं, जैसे मुनहियन, ये क्या होते थे? गुप्तचर। राय परवाना जो सराय अदल का अधिकारी होता था, उसको राय परवाना कहते थे। तो ये सभी किससे संबंधित हैं? अलाउद्दीन खिलजी से। इतने प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी खिलजी वंश में और ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। जलालुद्दीन खिलजी, फिर अलाउद्दीन खिलजी, फिर शिहाबुद्दीन उमर, फिर कुतुबुद्दीन मुबारक और नसीरुद्दीन खुसरो जो अंतिम शासक इसका रहता है, कई बार पूछा भी है। तुगलक वंश जो महत्वपूर्ण शासक इसके होते हैं, शुरुआती शासक ही सबसे महत्वपूर्ण है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। ठीक, और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं था। शुरुआती 3 शासक इसके महत्वपूर्ण है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, इन्हीं तीनों के बारे में आप मेनली पढ़ोगे। क्रम के लिए याद रख सकते हो, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक, फिर मोहम्मद बिन तुगलक, फिर फिरोज शाह तुगलक, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक सेकंड, फिर मोहम्मद शाह तृतीय। ठीक, 2 स्वतंत्र शासक भी इसमें होते हैं, नसरुद्दीन महमूद दिल्ली का और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। ये स्वतंत्र शासक भी इनके समय तुगलक वंश के समय रहते हैं। तुगलक वंश जो था दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक वर्षों तक शासन करने वाला राजवंश था। पहला शासक इसका गयासुद्दीन तुगलक होता है, 1320 से 1325 ईस्वी तक इसका शासन काल रहता है। ठीक, इसने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की थी, ध्यान रखिएगा। अमीरों के साथ इसने सुलह की नीति का अनुसरण किया था। इसने सुलह की नीति का अनुसरण किया। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। सुधार की बात करें तो आपने अलाउद्दीन खिलजी में देखा, उसने खुद मुकद्दम चौधरी आदि के अधिकार जो है समाप्त कर दिए थे। इसने गयासुद्दीन तुगलक ने अधिकारों की वापसी करा दी उनके। शराब के उत्पादन और बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने वाला ये सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक। इसके जो संबंध थे शेख निज़ामुद्दीन औलिया के साथ अच्छे नहीं थे, और इन्हीं के लिए उन्होंने कहा था हनोज दिल्ली दूरस्थ। ठीक है, और ये रास्ते में ही मारा गया था। इसका जो प्रमुख सैन्य अभियान था, बंगाल पर आक्रमण किया था 1324 ईस्वी में। ठीक, और इसके अलावा मिथिला में जो शासक था कर्नाट वंशी शासक हरिसिंह देव को इसने पराजित किया था बंगाल पर आक्रमण के दौरान। ठीक है, 1324 ईस्वी में। इसके अलावा और कुछ महत्वपूर्ण इतना याद, हाँ, नहरों का निर्माण सबसे पहले इसी ने करवाया था। ठीक है, दिल्ली में नहरों का पहला दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जिसने नहरों का निर्माण करवाया था। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बड़ी संख्या में नहर और शहरों की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको पागल बादशाह भी कहते हैं, ठीक है, इसकी उपाधि अमीर उल मोमनीन की थी। जौना खां और उलूग खां भी इसको कहते थे, ये भी इसकी उपाधियां थी। इसने बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, बहुत कम लोग जानते हैं। बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण इसने करवाया था। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मूल नाम इसका मलिक फखरुद्दीन जौना खान था। इसका उपनाम भी था अब्दुल मुजाहिद। ठीक है, पूछेंगे किसका उपनाम अब्दुल मुजाहिद था? मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके बारे में जो जानकारी के स्रोत हैं, जियाउद्दीन बर्नी का तारीख़ फिरोज शाही। इसके अलावा इब्न बतूता की किताब किताबुल रहला या रहला,
इन दोनों में इसके बारे में जानकारी मिलती है। इब्न बतूता को इसने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। इब्न बतूता ये इसी के शासनकाल में भारत आया था और इसने उसको काजी नियुक्त किया था दिल्ली का 1333 ईस्वी में। इसके अलावा मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को दूत बनाकर चीन भेजा था। अजमेर के दरगाह की यात्रा करने वाला पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, जैसे होली जो हिंदू त्यौहार था उसमें भाग लेने वाला पहला सुल्तान था ये दिल्ली सल्तनत का। जैन संत जम्बू जी को इसने भूमि अनुदान दिया था। प्रश्न आ चुका है, PYQ है। जम्बू जी को अपने सिक्कों पर अब्बासी खलीफा जो मिस्र का था उसका नाम इसने लिखवाया था। सती प्रथा को रोकने का इसने प्रयास किया था, हालांकि असफल रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक के जो सुधार थे, दोआब में कर वृद्धि इसने कर दी थी, 10 गुना से 20 गुना कर दी थी, लेकिन सफल नहीं हुआ क्योंकि वहां पर सूखा पड़ गया था। राजधानी परिवर्तन इसने दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद कर लिया था, हालांकि ये भी योजना असफल हो गई। फिर से दिल्ली राजधानी बनाना पड़ा इस। खुरासान का अभियान इसका काफ़ी चर्चा में रहता है, जहाँ पर इसने काफ़ी नुकसान, अग्रिम वेतन दे दिया सेना को अपने, और वहाँ के राजनीतिक हालात बदल गए। इसने सोचा कि वहाँ पर आंतरिक कलह चल रही है, इसका फ़ायदा उठा करके उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूत कर लेते हैं, लेकिन वहाँ भी ये सफल हो जाता है। उस समय शासक अबू सैयद रहता है खुरासान का, ठीक है। कराची अभियान बहुत फेमस है, यहाँ भी मोहम्मद बिन तुगलक को अत्यधिक हानि होती है, अभियान बुरी तरीके से विफल होता है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है, ठीक है, तांबा एवं कांसा का, ये भी योजना विफल हो जाए। यहाँ तो चमड़े का भी सांकेतिक मुद्रा का इसने प्रचलन किया था। ये योजना क्यों विफल होती है? क्योंकि जाली सिक्के बनने लगते हैं, उनको रोकने की व्यवस्था यह नहीं करता है। और इसके अलावा सांकेतिक मुद्रा में जनता का विश्वास भी नहीं होता है, इस वजह से भी ये असफल हो जाती है योजना, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, और इसके बारे में अक्सर आप देखते हो कि हर दूसरी परीक्षा में प्रश्न आ जाता है। फिरोज शाह तुगलक, तारीख़ फिरोज शाही में इसके बारे में जानकारी मिलती है, जिसको शम्से शिराज अफीफ ने लिखा है तारीख़ फिरोज शाही को। 1351 में ये सत्ता संभालता है। इलियट और एल्फिंस्टन ने फिरोज शाह तुगलक को दोस्तों सल्तनत युग का अकबर कहा है अपने इतिहास लेखन में। इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर की शुरुआत, अभी तक जजिया कर जो धार्मिक कर था ब्राह्मणों पर नहीं आरोपित किया गया था, इसने शुरुआत कर दी ब्राह्मणों पर जजिया कर की। इसने सिंचाई कर भी, जिसको हके शर्ब कहा जाता था, उसकी शुरुआत की। इसके समय में भू राजस्व था 1/5 से 1/3 तक भू राजस्व हुआ करता था। तैमूर लंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में इसी के शासनकाल में होता है, फिरोज शाह तुगलक के ही। इसने बहुत सारे लोक कल्याणी कार्य भी करवाए दोस्तों, जैसे किसानों के तकावी ऋण की माफ़ी इसने कर दी, रोजगार ब्यूरो की स्थापना की रोजगार देने के लिए, सैनिक एवं असैनिक जो पद थे उनको वंशानुगत कर दिया इसने, सैन्य या असैन्य पद जो प्रशासनिक पद थे उसको इसने वंशानुगत कर दिया था। स्त्रियों के मजार जाने पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी और नहरों का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसने निर्माण किया था। कई शहरों की स्थापना इसने करवाई थी, कई नए विभागों की स्थापना इसने करवाई थी, ठीक है। प्रमुख विभाग जो इस काल में तुगलक वंश में, देखिए, एक तो दीवाने अमीर को ही जो कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने कर दी थी। इसके अलावा दान के लिए, दान देने के लिए एक विभाग था दीवाने खैरात, ये दान विभाग था, खैरात होता है ना, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना की थी। दीवाने बंदगान जो गुलामों के लिए था, इसकी भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। और दार उल सफ़ा राजकीय अस्पताल होता था जहाँ दवाएं फ्री में दी जाती थी, इलाज की बड़ी अच्छी व्यवस्था होती थी, फिरोज शाह तुगलक ने इसकी भी स्थापना करवाई थी, ठीक है। इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी फुतुहाते फिरोज शाही। बहुत सारे कठोर जो दंड थे उसको, जैसे मृत्युदंड आदि को, इसने सरल कर दिया था,
ठीक है, किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। इसने इस्लामी परंपरा के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार कुरान के आधार पे शासन करने का प्रयास किया था। अगला जो वंश है सैयद वंश, 1414 से 1451 ईस्वी। इसका संस्थापक दोस्तों खिज्र खां होता है, जिसकी उपाधि रैयत आला की थी, कई बार पूछा है। ये शिया शासक थे, सैयद वंश वाले शिया शासक थे। सैयद वंश के सुल्तान स्वयं को पैगंबर मोहम्मद का वंशज भी मानते थे, ठीक है। इसके जो प्रमुख शासक हैं दिया हुआ है, खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह या अलाउद्दीन शाह। इसका जो मुबारक शाह है, जो दूसरा शासक है, इसका दरबारी इतिहासकार रहता है जिसका नाम याहिया बिन अहमद सरहिंदी रहता है, जिसकी पुस्तक तारीख मुबारक शाही रहती है। बहुत फेमस पुस्तक है, पूछता है कई बार इसके बारे में। अब लोदी वंश पे आते हैं, 1451 से 1526 ईस्वी। और सल्तनत काल का जो अंतिम वंश था यही था, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का। इसके जो प्रमुख शासक हैं बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। ये दिल्ली सल्तनत का हमने बताया अंतिम वंश था और अफगानी मूल के ये थे। अफगान, ये पहला अफगान और जो दिल्ली सल्तनत का एकमात्र अफगान वंश था, ठीक। पहला शासक बहलोल लोदी होता है 1451 से 1489 ईस्वी तक। इसने गाजी की उपाधि धारण की थी। और हमने आपको बताया कि प्रथम अफगान वंश था जिसने दिल्ली पर शासन किया था, और पहला अफगानी था जिसने दिल्ली पर शासन किया, बहलोल लोदी। जौनपुर राज्य का दिल्ली सल्तनत में इसने विलय कराया था। किसने जौनपुर राज्य को दिल्ली सल्तनत में विलय कराया? तो बहलोल लोदी ने। चांदी के सिक्के का प्रचलन इसने किया था, किसने? बहलोल लोदी ने। सिकंदर लोदी इसके बाद आता है 1489 से 1517 ईस्वी। इसकी उपाधि सुल्तान की थी। सुल्तान की उपाधि किसने धारण की? सिकंदर लोदी ने। और यह इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक भी था। आगरा शहर का निर्माण इसने करवाया था, ठीक है, 1504 ईस्वी में। और राजधानी इसको बाद में बनाता है 1506 ईस्वी में। इसने गजे सिकंदरी, जिसका जो माप होता था 30 इंच होता था, माप की इकाई होती थी ये इसके समय में, गजे सिकंदरी इसने नाम रखा था। इसने भी स्त्रियों के मजार जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसने हिंदुओं पर फिर से जजिया कर लगा दिया था। किसने? सिकंदर लोदी ने। इसके अलावा इसने एक संगीत ग्रंथ, इसके बारे में पूछता है, लज्जते सिकंदर शाही की रचना की थी, ठीक है। संगीत ग्रंथ लज्जते सिकंदर शाही की रचना इसने नहीं की थी, इसने करवाई थी, की थी नाजिम अहमद ने। किसने? नाजिम अहमद ने। लज्जते सिकंदर शाही नाजिम अहमद ने इसी के समय में की थी। गुलरुखी नाम से ये फारसी कविताएं लिखता था। ये प्रश्न आता है कि कौन गुलरुखी नाम से फारसी कविताएं लिखता था? तो बहलोल सिकंदर लोदी। इसके बाद इब्राहिम लोदी भाई साहब आते हैं 1517 से 1526 ईस्वी। लोदी वंश का अंतिम शासक होता है और 2 बार राज्याभिषेक ये करवाता है। जिस तरह से औरंगजेब, शिवाजी 2 बार राज्याभिषेक करवाते हैं, उसी तरीके से इब्राहिम लोदी भी है, 2 बार राज्याभिषेक इसका होता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, बाबर जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है, ये इब्राहिम लोदी को पराजित करता है। युद्ध भूमि में ये शहीद हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से तो जो वंश था दिल्ली सल्तनत, इसके स्थान पे अब मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है।